हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए कनिष्ठ सहायक जो 2023 को 5 मार्च 2023 को जो पेपर आयोजित हुआ था, उसकी आज उत्तर कुंजी आ चुकी है। तो उस पेपर को आप सभी के सामने मैं यहाँ पर आयोग के द्वारा जो उत्तर कुंजी दी गई है उसके अनुसार यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी ने भी यहाँ पर पेपर लगा लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं लगाया दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने इस पेपर को पूरा का पूरा आयोग के अनुसार सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और बताना यहाँ भूल गया मैं, कि वैसे तो यहाँ पर सारे के सारे पेपर सेट के क्वेश्चन जो समान थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूँ कि जो ये पेपर सेट मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट डी है। ठीक हो गया, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहले का जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया है आयोग ने कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस डी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या रहने वाला है, शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। तो सकारी किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने शकों का अंत किया था, इसलिए इनको सकारी की उपाधि दी गई थी। अगला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वह है दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी जितने भी यूट्यूब वाले चैनल थे उन्होंने सभी ने इसका आंसर मदद ए मास दिया था, और अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर यही लगाया होगा। लेकिन यहाँ पर आयोग ने चौंका दिया है और इसका आंसर दिया है पा ए बाकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या दिया है, तीसरे का आंसर बी दिया हुआ है, और दिया हुआ आंसर क्या, पा ए बाकी। अगला जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, वह है सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो जो सूर्य अस्त नियम था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है स्थायी बंदोबस्त के दौरान चलाया गया नियम था। तो ये कौन सा था, आंसर इसका डी बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या है आंसर डी, इसका आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य जो ये सूर्य अस्त नियम है, यह आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्थायी व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1793 में शुरू करी गई थी, और 1794 में यहाँ पर सूर्य अस्त नियम आता है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था, और इसका आंसर है ए, आंसर बिल्कुल सही है, नारायण गुरु। छठा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, मराठाओं ने गुरिल्ला रणनीति सीखी थी। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे जो आयोग के द्वारा सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है मलिक अंबर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट अगर आपने लुसेंट की बुक से पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ पे बताया गया है कि जो मराठा थे, जो हमारे शिवाजी थे, उनके द्वारा जो गुरिल्ला नीति सीखी गई थी वो मलिक अंबर से वो प्रेरित थी। अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो यहाँ पर ये कोमागाता मारू जो था, एक क्या था, जापानी जहाज था। ठीक है, इसको हम कामागाटा गारू प्रसंस्करण भी कहते हैं। ठीक हो गया। आठवां जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, भारत में वित्तीय विकेंद्रण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो भारत में सर्वप्रथम जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड मेयो को। ठीक हो गया, तो आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा, ये रहने वाला ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, 1872 में इनके द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी गई थी। अगला हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आगे भी पेपर में ज़रूर रिपीट होगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो यहाँ पर आप सभी पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चाहे कोई भी नागरिक हो उसके लिए ये कौन सा उपलब्ध है। तो जो 9वें का आंसर है वह क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया गया। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो नीति आयोग है वो कब बना था, 1 जनवरी 2015 को बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन का संचय कौन होता है। तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों, ये तो बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। जो भारत में जनता के धन का जो संरक्षक होता है वह होता है कौन? कैग, जिसको हम बोलते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो हमारा कैग है इसको भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक हो गया। अब हमारे पास है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जिला परिषद की अगर कोई विशेष बैठक बुलानी है दोस्तों, तो इसके लिए आपको कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का 1/3% सदस्य यहाँ पर बुलाने होंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा बी, बिल्कुल सही। अब 13वां क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है वो अधिकतम कितना बाइट स्टोर कर सकता है? तो ये क्वेश्चन भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इसमें भ्रामक फैला हुआ था, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा गया था। तो दोस्तों जो इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वो दिया गया है 13वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है ए, बिल्कुल सही दिया गया है। 256 गुणा 1024 गुणा 1024। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है? ए इसका आंसर दिया गया है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं कि आयोग के द्वारा अगर आपको कोई क्वेश्चन में यहाँ पर आपत्ति हो रही है या आपको लगता है कि आयोग के द्वारा इसका आंसर गलत दिया गया है, तो इसके पे आप 22 मार्च से 28 मार्च के बीच में यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं प्रति प्रश्न 50 रुपये के हिसाब से। और आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आयोग के द्वारा कोई क्वेश्चन आंसर दिया गया और मेरे से गलती में कोई आंसर गलत निकल रहा था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने का निर्णय पारित किया गया है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है वह इसका आंसर है 2014। ठीक है दोस्तों। ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 2014 से ही उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बिहार। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या यूट्यूब चैनल वालों ने इसका आंसर हिमाचल प्रदेश भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर आयोग ने जो इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है बिहार। ठीक हो गया। आगे भी आपको याद रखना है। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो जो सियाचिन दर्रा है, ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन जो है सियाचिन दर्रा जो इसमें से नहीं है वो है ग्योंगला। ठीक है दोस्तों। तो नाम भी इतने अजीब अजीब से नाम दिए गए थे आयोग के द्वारा। तो ये ग्योंगला दर्रा जो है सियाचिन हिमनद के दर्रों में से नहीं है, यह भारत में नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था और इसका आंसर आयोग के द्वारा 16वें का आंसर ए दिया गया है। अब है हमारे पास 17वां क्वेश्चन। वह है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? जो थालवेग सिद्धांत है दोस्तों वो सर क्रीक के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। थालवेग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सर क्रीक के द्वारा। अगला हमारे पास 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों। तो 18वें का आंसर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हेमेटाइट जो होता है सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें लोहे की जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और सबसे उच्च कोटि का ये लोहा होता है। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा था बच्चों में, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चों ने अनुसूचित जाति की जनसंख्या सीधे यही पढ़ा था, लेकिन लास्ट में यहाँ पर प्रतिशत भी इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्या कि जो एससी जनसंख्या प्रतिशत है वो किस राज्य में सबसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे वो राज्य डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो एससी जनसंख्या है वो सर्वाधिक यूपी में है और प्रतिशत जो है एससी जनसंख्या का वो पंजाब में है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है। तो जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना कि अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है जो दूसरा राज्य है
प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 19वें का आंसर डी बिल्कुल सही दिया गया है। 20वां क्वेश्चन दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर है? तो जो राजीव गांधी भूजल एवं शोध संस्थान है दोस्तों, ये है हमारे कहाँ पर? रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर में। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो रायपुर है किस राज्य की राजधानी है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 21वां क्वेश्चन, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेलों तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है? तो जो सिल्यूरियन सेल होती है दोस्तों, ये किससे संबंधित होती है? द्रविडियन सेल तंत्र से ये संबंधित होती है। आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हमारा 22वां क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें आखिरी पायदान पर पहुंचना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है, जबकि महिला सशस्त्रीकरण इस हमारा जो भारतीय संघीय बजट आया था 2023-24 का, इसमें इसको नहीं शामिल किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 2023-24 का भारत का बजट आया है, इसमें जो प्राथमिकताएं दी गई हैं 7, उनको क्या नाम दिया गया है? उनको नाम दिया गया है सप्तऋषि। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इसी से संबंधित, इन 7 प्राथमिकताओं से संबंधित उत्तराखंड में इसी के संबंध में एक जो चलाई जा रही है प्राथमिकताओं से संबंधित, उसका नाम क्या है? सप्त किरण। ठीक है दोस्तों, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, उत्तराखंड के बजट में सप्त किरण नाम से 7 प्राथमिकताएं चलाई जा रही हैं। अगला हमारे पास 23वां क्वेश्चन है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्नलिखित ऑपरेशन शुरू किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तुर्की में भूकंप आया है, उसकी मदद करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही दिया गया है। 24वां क्वेश्चन है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि ये उस समय मार्च महीने का ही करंट अफेयर आया था। तो याद रखना है कि जो वीर गार्जियन होता है, ये भारत और जापान के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, और यहाँ पर ये अवनी चतुर्वेदी जो लिखी गई है, इनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आगे पूछ भी सकता है कि वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है, तो भारतीय किस महिला के द्वारा इसमें, पहली महिला है जिनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है? ठीक हो गया, अवनी चतुर्वेदी। 25वां क्वेश्चन है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर्स आया था, तो आप सभी को पता होगा कि जो बार्ड है, यह गूगल के द्वारा शुरू की गई एआई सर्विस है। आप सभी को पता होगा कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो चैट जीपीटी के द्वारा इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया था ये हमारा चैट जीपीटी। उसके बाद गूगल के द्वारा यहाँ पर बार्ड नया एआई सर्विस शुरू की गई है। ठीक हो गया। 26वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, 10 से 14 फरवरी के बीच में हुए थे, ये हुए थे जम्मू कश्मीर में। अगला हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, यह है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि संविधान जो अनुच्छेद 1 है, वो क्या कहता है कि भारत जो है क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक हो गया, क्या है? राज्यों का संघ है भारत। ठीक हो गया, तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? राज्यों का संघ। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, वह है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है? तो दोस्तों ये भी बहुत हाईलाइटेड रहता, इसका जो आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही है। आप सभी को बता दूं कि फरवरी 2023 में जो भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की जो मेजबानी की है, वो उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है, इसमें यह हुआ है। ठीक हो गया, 28वें का आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक हो गया। अब 29वां क्वेश्चन है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहा था बच्चों का, कि बच्चे इसको सोचते थे कि भू राजस्व होता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं जो इसका आंसर सही रहेगा वो क्या है? एक यह क्या थी? चंद वंश के समय एक नजराना भेंट होती थी, क्या? दस्तूर। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 30वां, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो आप सभी को बता दूं
तालेसर जो ताम्रपत्र है दोस्तों, इसका जो आंसर दिया गया है, वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अजय रावत या यशोधर मठपाल या यशवंत कठोच की बुक पढ़ेंगे या परीक्षा वाणी भी पढ़ेंगे, तो आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा कि जो तालेसर ताम्रपत्र है उनका संबंध ध्रुतिवर्मन और विष्णुवर्मन प्रथम दोनों से है। लेकिन यहाँ पर आयोग का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है ए। तो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों कि इसका आंसर आयोग बाद में चेंज करता है या नहीं करता है। इसका आंसर क्या दिया गया है, ए आंसर का दिया गया है। अगला हम अगर बात करें 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एक और बात कहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा ये पेपर सॉल्व कराना अच्छा लग रहा हो या कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला अगर हम बात करें, हम 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि जो इसका आंसर दिया गया है और बिल्कुल सही आंसर दिया गया है कि जो ह्वेनसांग है उसके द्वारा उत्तराखंड का जो पौरव राजवंश था उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया गया है। ठीक हो गया। मोयूलो, आपने सुना होगा कि मोयूलो मोपुलो जो कहता है ना, तो पो जो बोलता है पौरव के लिए ही आता है। अगला हमारे पास है 32वां क्वेश्चन, वह है रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को याद रखना है कि जो कर्णावती है, जिसको हम नक्कटी रानी के नाम से भी जानते हैं, वो पृथ्वीपति शाह की क्या थी, माता थी, और इसकी संरक्षिका भी थी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो रानी कर्णावती है वो किसकी रानी थी, या ये सीधे समझ लीजिए कि जो पृथ्वीपति शाह के पिता का नाम क्या था, वही उनका नाम क्या था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है, काशीपुर पहले किसके नाम से जाना जाता था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गोविशाण के नाम से जाना जाता था। 34वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि वो कौन थे, मोहन सिंह मेहता जी इसका रही सही आंसर है। ठीक हो गया। अगर आता है कि उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जो जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था, तो वो थे कौन, मोहन सिंह मेहता। अगर बात कहूँ संबंध कहाँ से है इनका, तो बागेश्वर जिले से इनका संबंध है। 35वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हार दूधा संबंधित है। तो जो हार दूधा है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा, वो दिया गया है नाग देवता से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने उपरोक्त सभी से भी किया हुआ है, तो देखना होगा आयोग इसका आंसर बाद में चेंज करता है या नहीं करता है, लेकिन इसका आंसर अभी सी दिया गया है। अगला 36वां क्वेश्चन है, छपेली एक रूप है। ये भी बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था क्योंकि कहीं पर इसका आंसर गाना दिया गया है, यहाँ पर गाना और नृत्य दोनों दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर जो दिया गया है आयोग के द्वारा वो दिया गया है छपेली जो है एक प्रकार का नृत्य है। क्या दिया गया, इसका आंसर बी बिल्कुल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला जो हम अगर बात करें 37वां जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, वो है उत्तराखंड में कमीन का अर्थ होता था। तो उत्तराखंड में जो कमीन होता था वो होता था निश्चित गांवों से एकत्र करने वाला, जो राजस्व एकत्र करता था उसको कमीन कहा जाता था। ठीक हो गया, आंसर है ए। 38वां क्वेश्चन है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। ये तो आप सभी को आता ही होगा कि हिल यात्रा जो है पिथौरागढ़ जिले में होती है और इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है गोरखों को। 38 का आंसर ए बिल्कुल सही है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में मौन मेला लगता है, इसको मछली पकड़ने वाला मेला भी कहा जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों कि जो मौन मेला है जो टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में होता है, यह किस नदी पर होता है। ठीक है। अब अगर 40वां क्वेश्चन है, भद्रराज एक लोक देवता हैं। तो दोस्तों भद्रराज जो एक लोक देवता हैं यह जौनसार भाबर के हैं। तो आंसर ए दिया गया है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में स्थित शिखर नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, कूला कांगड़ी जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है भैया, कांगड़ी हिमाचल प्रदेश का हो सकता है। ठीक। 42वां क्वेश्चन है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षक स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहा था कि जो स्यूनरा कोट का जो हमारा नौला है दोस्तों, ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है, और इसको जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षक स्मारक के रूप में घोषित किया गया था हाल ही में। ठीक हो गया। अगला जो हमारा 43वां क्वेश्चन है वह है
जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये भी हमेशा हाईलाइटेड रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा किस पे है? नैनीताल में है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जमरानी बांध जो हल्द्वानी या नैनीताल में बन रहा है जिले में, तो ये किस नदी पर बन रहा है जमरानी बांध? ठीक हो गया। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा चमोली जनपद में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहा था, क्योंकि तारक ताल या तड़ाक ताल में बहुत कन्फ्यूजन रहा था। तो देखना होगा इसका आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया है। तो इसका आंसर दिया गया है लिंग ताल, ठीक है दोस्तों। तो जो लिंग ताल है दोस्तों, ये चमोली जनपद में नहीं है, ठीक हो गया। तो लिंग ताल जो है चमोली जनपद में नहीं है। इसका आंसर 44वें का जो आंसर दिया गया है बी दिया गया है, ठीक। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो जो जनगणना दर सबसे कम है वह किसकी है? उधम सिंह नगर की जनगणना साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि जो साक्षरता दर है उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक किस जिले की है? तो किस जिले की सर्वाधिक है? वह है देहरादून की। अगला अगर हम बात करें दोस्तों की 46वां क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों ये अवरोही और आरोही क्रम वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप एक बार देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो जो 46वें का आंसर है वो दिया गया है बी, ठीक है दोस्तों। तो पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर जो है ये साक्षरता के महिला साक्षरता के आधार पर क्या है? अवरोही क्रम दिया गया है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया मंदाकिनी, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था शायद वीडियो के पेपर में कि कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है? तो मंदाकिनी जो है बाईं ओर से नहीं मिलती है, बल्कि दाईं ओर से इसमें मिल जाती है। अगला हमारे पास 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है? तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि जो जौनसार भाबर क्षेत्र है ये यमुना और टॉन्स नदी के मध्य में स्थित है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। 49वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो दोस्तों यहाँ बेरोजगारी दर पूछी गई है, तो जो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है 7.1%। ऑप्शन सी बिल्कुल दिया गया है यहाँ पर आंसर, ठीक हो गया। 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो जो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया दोस्तों ये दिया गया इसका आंसर 25 लाख रुपए यहाँ पर सब्सिडी की सीमा रखी गई थी। अब 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अभ्यारण्य दिए गए हैं और यहाँ पर उनके जनपद भी दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तरकाशी में है, और जो यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार है वो पिथौरागढ़ में है, बिनसर जो है अल्मोड़ा में है, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पौड़ी गढ़वाल में है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है 51वें का वो रहने वाला है बी, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, हमारे पास जो 52वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति था। तो जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति जो व्यय था 2011-12 में, तो वो उस समय क्या थी? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर दिया गया है 1726 रुपये, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितना पुराना डाटा यहाँ पूछा गया है। 53वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आप सभी को याद होगा कि 1 जून 2002 को इस योजना को शुरू किया गया था। 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर था। तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है 2021-22 के अनुसार। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों 42.92%, ये आंसर बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र का योगदान। अगला हमारे पास पूछा गया है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जो समग्र शिक्षा अभियान योजना चलाया गया था ये चलाई गई थी 2018-19 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर इसका आंसर 20-21 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो दिया गया है 18-19। अब दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप दिए गए हैं, तो श्रेणी यहाँ पूछी गई थी जो 56वें में, तो इसके बाद क्या आ रहा था? तो 56वें का जो आंसर दिया गया दोस्तों ये दिया गया है ए। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 57वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से 3 गांव एक पंक्ति में हैं, तो इसका आंसर दिया गया है
ADE। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो था किसी ना किसी पेपर में पहले से आ चुका था। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कनिष्ठ सहायक या सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में एक पेपर में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था और ऑप्शन भी यही रखे गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ADE बिल्कुल सही है। अगला अगर हम बता दें दोस्तों, 58वां क्वेश्चन है। ये यहाँ पे जो लाभ वाले क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर दिया गया है बी। ठीक है, 174.60 इसका आंसर दिया गया है। अगर बात करें 59वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है डी। ठीक है, और 60वें क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सी। 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है? सी यहाँ पर दिया गया है। ठीक हो गया। अब 61वां क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था सी। ठीक है, 60 और 61 का आंसर सी दिया गया है। और 62वां क्वेश्चन जो है हमारे दोस्तों, 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य की क्या रैंक थी? तो दोस्तों जो उस समय उत्तराखंड राज्य की जो रैंक थी वो थी 15वीं। ठीक हो गया। तो आप सभी को याद रखना है, क्या पता दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे, क्योंकि रैंक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला हमारे पास 63वां क्वेश्चन है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में जो भरी जाती है गैस वो है नाइट्रोजन और आर्गन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब 64वां क्वेश्चन है, अग्निशमन का मुख्य घटक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पर ABCD में से आंसर ABC कितने बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन जो आयु के द्वारा इसका आंसर दिया गया 64वें का वो दिया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि कार्बोनेट। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। 65वां क्वेश्चन है, सामान्यतः मार्स गैस कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन ए मीथेन जो है इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। 66वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया गया। 66वां का आंसर डी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जो 67वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं जनरेटर। 67 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 68वां क्वेश्चन है, मैग्रोवा होते हैं। जो मैग्रोव होते हैं, तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हेलोफाइट्स या जो हेलोफाइट जो प्रजातियां होती हैं या उनको मैग्रोव भी कहते हैं, ये नमक सहिष्णु होते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 69वां क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे ही पूछा जा सकता है। तो जो जैव विविधता अधिनियम है दोस्तों, ये 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास 70वां क्वेश्चन है, वह है निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो ऑप्शन डी है जर्सी, यह विदेशी नस्ल की गाय है। ठीक हो गया। अगर बात करें हम 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर वाला, यह है DCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया गया है, एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस, ये क्या है? DCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें होती हैं। ठीक हो गया। 72वां क्वेश्चन है, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इनमें से कौन होता है वो? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, वो है प्रोग्राम काउंटर। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी कंप्यूटर के सेक्शन में इसको पूछ सकता है आयोग। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो जो सबसे पहले जो रेफर की जाती है वो की जाती है कैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब है 74वां क्वेश्चन, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो वह सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो वह सबसे पहले करता है कौन सा कार्य? पोस्ट। ठीक हो गया। कौन सा कार्य करता है? POST का कार्य सबसे पहले ये करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पर 75वां क्वेश्चन दिया गया है, किस विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो ऑप्शन बी है, विटामिन ए और विटामिन के, इस विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में सबसे अधिक रखी जाती है। अब हम अगला बात करें 76वां क्वेश्चन, हिंदी वाला जो सेक्शन है हमारा, 25 नंबर की जो हिंदी है, इसमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो दोस्तों जो इसमें से कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, 76वें का आंसर जो दिया गया है वह है होनहार। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है इसका आंसर, ये होनहार। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा होनहार। ठीक। आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्यय होता है 2 प्रकार का होता है, कृत और तद्धित। ठीक हो गया। कृत जो होता है हमारा क्रिया से बने होते हैं, जबकि तद्धित जो प्रत्यय होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ बने हुए होते हैं।
अगर हमारा 77वां क्वेश्चन है वो है वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो वासुदेव में कौन सा प्रत्यय होगा, वासुदेव में होगा हमारा अ प्रत्यय। ठीक है, 77वें का आंसर क्या है, ए बिल्कुल सही दिया गया है। 78वां क्वेश्चन है कपट सांप मरे ना लाठी टूटे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, यह होता है 78वें का आंसर रहेगा डी। ठीक है, बिना हानि के कार्यपूर्ण हो जाना। 79वां क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो आप सभी को पता होगा 79 का जो ए ऑप्शन दिया गया निराला, इसमें कोई भी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ क्योंकि ये अपने अपने आप में ही पूर्ण शब्द है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो 80वां क्वेश्चन है वह है लोकतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों आप जानते होंगे लोकतंत्र का जो विलोम होता है वो होता है राजतंत्र। ठीक हो गया, 80 का आंसर जो रहेगा बी बिल्कुल सही है। 81वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, तो आप सभी जानते होंगे ड और ढ जो होते हैं ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो गया। 82वां क्वेश्चन है काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे जो विराम चिन्ह दिया गया है वो है अर्ध विराम। ठीक हो गया, क्योंकि काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इसके बीच में जो दिया गया है वो कौन सा है, 82वें का आंसर है सी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो दूल्हा शब्द का तत्सम रूप होगा वो होगा क्या, दुर्लभ। ठीक हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा। ठीक हो गया, दूल्हा का क्या होगा, दुर्लभ होता है तत्सम रूप। अगला हमारा 84वां क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो दोस्तों जो वह है हमारा वो दंतोष्ठ व्यंजन है। कौन सा है, दंतोष्ठ व्यंजन। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 85वां क्वेश्चन आंखों में खून उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, तो अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोध करना, जो 85वें का ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल सही दिया। 86वां क्वेश्चन है सुनक, सुनक किसका पर्यायवाची है, तो सुनक है कुत्ते का पर्यायवाची, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया। 87वां क्वेश्चन है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है और अब फिर पूछा जाएगा कि जो उत्तराधिकार में जो मिली जायदाद होती है उसको बोलते हैं क्या, रिक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, रिक्त। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 88वां, वह जो करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो सो किस प्रकार का सर्वनाम के भेद हैं, तो आप सभी को पता चल ही रहा होगा इसमें कि सो और जो अर्थ है ये क्या संबंध बता रहे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, संबंध वाचक। 88 का जो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही है। 89 क्वेश्चन है संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं संन्यास क्या होता है, समधन यास होता है। ठीक है, संन्यास क्या होगा। ठीक हो गया, तो 89 का आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा। 90वां क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आप सभी को पता होगा कि जो कृत्रिम का प्राकृत बिल्कुल सही है, औरस का जारल बिल्कुल सही है, संधि का विग्रह बिल्कुल सही है, जबकि अनक का सनक बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो 90 का आंसर बी बिल्कुल सही है। 91वां क्वेश्चन है हंसा थे सो उड़े, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, तो लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया गया है, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। 91 का आंसर सी। 92वां क्वेश्चन है अमावस की अंधेरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस की जो अंधेरी रात है उसके लिए अगर हम बात करें एक शब्द बोलेंगे तो उसको बोलते हैं कुहू। ठीक हो गया, कुहू इसको बोला जाता है। अगला हमारे पास 93वां क्वेश्चन है अजंत शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा अच धन अंत। पहली बात तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब संधि विच्छेद होता है तो पहला वाले में हलंत हमेशा होता है, तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते, तो आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। 93 का आंसर सी। 94वां क्वेश्चन है राष्ट्रों को हानि जयचंदों से होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जयचंदों में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, पूरी जाति को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। 95वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो दोस्तों आप देखना होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो दिया गया है मयंक। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इसमें बच्चे फंसे भी होंगे कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक हो गया दोस्तों, तो मयंक जो है वह तद्भव शब्द है। ठीक है, और जो ये तरवारी है, कुक्कुर है, अवसाय है, ये सबके सब संस्कृत के या तत्सम शब्द हैं। अगला हमारे पास 96वां क्वेश्चन है दिशावर शब्द का तत्सम होगा, जो दिशावर शब्द का जो तत्सम होगा दोस्तों वो क्या होगा, वह होगा देशांतर।
ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे चैनल ने यहाँ पे देशांतर दिया हुआ है, लेकिन आयोग के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है वो देशांतर दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अनु शब्द का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है वह है अनुदात, ठीक हो गया। जबकि अनुभाव, अनुभव और अनुवीक्षण में यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यज्ञ वेदी शब्द में समास है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो यज्ञ वेदी है वो है क्या? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष का यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है, यज्ञ की वेदी, ठीक हो गया। अगला हमारे पास 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है? तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो यशोदा लिखा गया है यह बिल्कुल गलत संधि विच्छेद करा गया है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यशः धन दा, ठीक हो गया। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो यशोदा में जो हमारी संधि होती है वो होती है विसर्ग संधि। अब हमारा यहाँ पर इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है वो है इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है हमारा पारावत, ठीक है दोस्तों। जो पारावत होता है वो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक हो गया। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको आयोग के द्वारा जो आंसर की आज यहाँ पर दी गई है उसके अनुसार पूरा का पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आंसर की दी गई है इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो आप अपने उस क्वेश्चन को लिख के और पोस्ट करके उसके साथ का जो साक्ष्य आपके पास जिस बुक का है वो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास टाइम है 22 मार्च से 28 मार्च के बीच में आप इसको यहाँ पर अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर डाल सकते हैं और 50 रुपये प्रति क्वेश्चन का यहाँ पर आपको भुगतान करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेज में यहाँ पर अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में से इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।